रे, ओ माला रे, माला रे, प्यारी प्यारी मेरी माला रे। पता नहीं भगवान ने क्या ऐसा राह दिखाई कि उस परिवेश से आज अच्छी मुकाम तक पहुंच पाया। तो मैं फ़ील हो गया था 4th क्लास में। अच्छा, तो उसके बाद मैं 8th क्लास में भी फेल हुआ। 2 बार फेल हो गए हो? मैं 2 बार फेल होने वाला डॉक्टर हूँ। तो सर जितना काम अपने लेवल पे कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं निकल पाया था। अच्छा, तो ये मेरी बदकिस्मती कि जीवन में आप कितना भी बड़ा नाम कमा लो, लेकिन जिस वजह से हमारी औकात बनती है, जिस वजह से हमें लोग जानते हैं, उस वजह को कभी अपने माइंड का इतना बड़ा हिस्सा मत बना डालो कि जीवन में आप खुद को ही भूल जाओ कि वास्तव में आप एक्चुअल में थे क्या। बोलते हैं कि आपका जो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है। आओ सुनाऊं मैं सबको मेरी कहानी, बचपन से लेकर अब तक मेरी जुबानी। आओ सुनाऊं मैं सबको मेरी कहानी, बचपन से लेकर अब तक मेरी जुबानी। दोस्तों अभी जो मेरे साथ बैठे हैं, इंट्रो से आपको पता लग गया होगा, और सिर्फ इंट्रो से पता नहीं, नाम से ही पता लग जाता है कि अभी मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मदन झाल्टा। लेकिन डॉक्टर मदन झाल्टा जो इतनी लंबे सफ़र के बाद आज हैं, वो सफ़र शुरू होता है शिमला के एक छोटे से गांव से, एक छोटा सा कोना ठियोग का, जहां पर इस झाल्टा को अपनी लोक गीतों के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। ये अपने आसपास के लोगों को सुनते हैं, मज़े करते हैं, और जहाँ पर अभी पता नहीं है कि आगे जाके करना क्या है, लेकिन फिर शायद शिमला में यूनिवर्सिटी में आए और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ समझ आने लगी कि यहाँ पर स्टूडियो ऐसे होते हैं, गाने ऐसे रिकॉर्ड होते हैं और बाकी सब चीज़ें होती है। अभी जब मैंने कुछ दिन पहले सर से बात की कि सर आपका इंटरव्यू लेना है, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी इतना बड़ा इंसान नहीं बना हूँ, अभी मुझे इंटरव्यू वगैरह तो मुझसे अभी नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी छोटी हस्ती है। अभी हमारे यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर कम से कम 70-78 लाख की पॉपुलेशन बताते हैं हिमाचल की, और इनके जो गाने हैं उन्हें 4 मिलियन से भी ज़्यादा, मतलब 40 लाख से भी ज़्यादा व्यू मिलते हैं। तो जो हिमाचल की और हिमाचल से बाहर की आबादी है, इतने सारे लोग इन्हें देख रहे हैं और ये कहते हैं कि अभी मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हुआ हूँ। तो चलिए इन छोटी सी हस्ती जो अपने आप को ये कहते हैं, हम आपको इनकी ओर ले जाएंगे और आप इनके थ्रू अपना रास्ता देखोगे। एक जो आने वाला कलाकार है वो इनसे खुद को देख सकता है, इसलिए इनकी जो जर्नी है उसे जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका आप ही के डिपार्टमेंट में, लेकिन चैनल है दिस इज़ रजनी, स्वागत है। थैंक यू। दिस इज़ रजनी चैनल पे मुझे मौका मिला है और मुझे अपनी बात कहने का, अपने जीवन के बारे में कहने का, मेरा जो म्यूज़िक का सफ़र है वो सारी चीज़ें, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, अगर मुझे अपने बारे में आपके चैनल के माध्यम से और आपकी ऑडियंस जो आपको चाहती है वो मुझे भी चाहने लगे, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सभी चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जब 50% से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन आपको जानती है, आपको प्यार करती है, आपके काम को इतना प्यार देती है, सराहती है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, तो क्यों कहते हैं आप ऐसा? एक तो ये सवाल मतलब इतना प्रैक्टिकली है कि औपचारिकताएं भी रहती है कई बार इस तरह के सवालों के जवाब देने की, कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा नहीं कहता है। ये सादगी का परिचय भी देता है ये सवाल। लेकिन वास्तव में ये एक संस्कार की बात भी है। मैं कहूँगा कि जिस विषय के साथ मैं जुड़ा हूँ उस विषय को गुरु के रूप में बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। बिना गुरु के हमारे संगीत में कोई हमारा औचित्य नहीं है। बिल्कुल। अब हमारे गुरु हमें जहाँ पर संगीत की शिक्षा देते हैं, वहाँ पर दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, जो वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में आप कितना भी बड़ा नाम कमा लो, लेकिन जिस वजह से हमारी औकात बनती है, जिस वजह से हमें लोग जानते हैं,
उस वजह को कभी अपने माइंड का इतना बड़ा हिस्सा मत बना डालो कि जीवन में आप खुद को ही भूल जाओ कि वास्तव में आप एक्चुअल में थे क्या। तो सादगी और सिंप्लिसिटी के साथ, जीवन के पेशेंस के साथ हमें शिक्षाबद्ध किया जाता है हमारे गुरुओं के द्वारा, और यही वो वजह है कि जिसमें सादा जीवन अच्छा लगता है। और रही बात संगीत के क्षेत्र में मुकाम हासिल करके अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बनाने की, ये तो मैं कभी जीवन भर नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुरुजी के द्वारा एक ही बात सिखाई गई, ये कहते हैं अभी तो हम पहली क्लास में ही हैं। तो जहाँ पर हमारे तानसेन जैसे बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं जो कहते नज़र आए हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्र है पानी का, जहाँ पर कहती मुझे अगर अपना कंपेयर करना है गाने का तो वहाँ की एक बूंद के हिसाब से मुझे अपना गाना आता है। तो जो जिनके माध्यम से आज पूरे विश्व में संगीत जाना जाता है, वो हस्ती जब अपने आप को इस तरह से एडवर्टाइज़ करती है, इस तरह से अपना परिचय देती है, तो मैं क्या बोलूँ अपने बारे में। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और आपने कहा कि हमारे चैनल में हमें मौका मिला है। सर की सिंप्लिसिटी का आइडिया यहीं से लग जाता है कि सर ने हमें मौका दिया है कि हम इनका इंटरव्यू लें। सर, शुरू करेंगे हम आपका जीवन बिल्कुल जो तहसील ठियोग है और जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर किस दिन और कैसे आपका जन्म होता है, कैसा उस टाइम पर माहौल था, और टेक्नोलॉजी का क्या माहौल था, आसपास का क्या माहौल था, क्या रहता था? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4484। ओह वाओ, वेरी यूनिक डेट ऑफ बर्थ, 4 अप्रैल 1984। जी। अब जब मैं उस जिस जगह में पैदा हुआ हूँ वो मेरा ग्राम जो है जनाहन के नाम से है, और जो कि देहाबलसन और तहसील ठियोग के अंदर आता है। वो बहुत बैकवर्ड पंचायत रही है। अच्छा। अगर मैं अपनी से बड़े भाइयों की तरफ 2 घड़ी बात करूं तो जो मुझसे पहले वाली पीढ़ी है मेरे गांव की, उनका जो एजुकेशन लेवल रहा वो रहा +2 तक ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। मतलब जो परिवार वास्तव में साधन संपन्न थे भी, वो भी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। तो पूरे गांव में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद जिस परिवेश में मैंने अपने आप को बनाया, तो मेरे सामने आदर्श के रूप में ऐसा कुछ भी था नहीं कि जिसको लेकर कि कोई, जैसे हमारे गांव से कोई IAS ऑफिसर हो या कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड व्यक्ति हो। दायरा बड़ा छोटा, वो सीमित, सारी चीज़ें बड़ी सीमित मात्रा में थी कि जो हमें आगे मोटिवेट करती। लेकिन गांव में स्कूल था, ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा जी। उस स्कूल में जो टीचर्स थे बहुत अच्छी सी मेहनत करवाते थे और अच्छे संस्कारों के साथ फैमिली अच्छा संस्कार देती थी, और अच्छी परवरिश सिर्फ संस्कारों की वजह से थी। अदरवाइज़ जीवन इतना सीधा और सादा था कि हम कभी भी नहीं ऐसा सोच पाते हैं कि शायद अगर मैं उस परिवेश में अपने आप को अभी खड़ा कर दूं तो मुझे लगता है कि सच में मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि पता नहीं भगवान ने क्या ऐसा राह दिखाई कि उस परिवेश से आज अच्छे मुकाम तक पहुंच पाया। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम फैमिली में 3 भाई हैं। 3 भाई। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मम्मी खेती बाड़ी हमारा व्यवसाय रहा है। पापा अब नहीं रहे, तो मम्मी है। लेकिन हम तीनों भाई जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम मिलकर रहते हैं। तो बस हमारे घर का जो एक एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के साथ इतना सपोर्टिव रहा है, वो चाहे एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे फिर कुछ भी पारिवारिक जितने भी हमारे फ़र्ज़ रहते हैं एक दूसरे के प्रति, छोटे बड़े के प्रति जो प्यार मोहब्बत रहती है। तो 2 बड़े भाई हैं आपके? नहीं, मुझसे बड़े भाई एक हैं और एक मुझसे छोटा है। छोटा है। तो जब छोटे छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से आके कभी कभी खेत वगैरह में जाते थे? खेत ही तो जाते थे, स्कूल बहुत कम जाते थे। अच्छा, खेत ज़्यादा जाते थे, स्कूल कम जाते थे? स्कूल कम जाते थे। और मतलब 3 भाई जा रहे हैं स्कूल अपने दोस्तों के साथ। लेकिन बड़े भैया मुझसे 10 साल बड़े हैं। 10 साल बड़े हैं? 10 साल बड़े हैं। तो मैं 4th क्लास में था जब उनकी शादी हो गई थी। अच्छा। तो मैं बहुत छोटा था। मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा है।
तो भाई ज़्यादातर घर में नहीं हो पाते थे, फिर वो दिहाड़ी मजदूरी ऐसा कुछ जो हम कर पाते थे उन दिनों जीवित मतलब अपने आजीविका चलाने के लिए, तो पापा भी दिहाड़ी करते थे। तो जो बचा कुचा समय होता था हम खेतों में काम करते थे। तो ये हमारी ज़िंदगी थी। गाय वगैरह घर में? गाय सब था। दादा दादी थे, सब लोग इस तरह से रहते थे। अच्छा, मतलब कि पहले सुबह फटाफट उठना है, तो जो मतलब नॉर्मल रहता है हम पहाड़ियों का कि उठो, फिर मम्मी कहीं बोल देगी जाओ पहले गोबर फेंक के आ जाओ या फिर कुछ और कर लो, फिर थोड़ा बहुत काम किया, फिर फटाफट बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल गए, और फिर आए और उसके बाद फिर से वही काम है, और उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई की और हो गया। पढ़ाई तो मैं बहुत डफर रहा हूँ। मेरा जो प्राइमरी लेवल रहा है वो बहुत, मैं फेल हो गया था 4th क्लास में। अच्छा, तो उसके बाद मैं 8th क्लास में भी फेल हुआ। 2 बार फेल हो गए हो? मैं 2 बार फेल होने वाला डॉक्टर हूँ। देखो 2 नहीं, ये शायद ये वाली बात हमें आगे, अभी हम जब आपकी जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो ये बताएगी कि कैसे एक जो इंटरेस्ट होता है पर्टिकुलर स्ट्रीम में, वो आपको ले जाकर डॉक्टर भी बना सकती है, PhD भी करा सकती है, चाहे आप भले ही पीछे 2 बार फेल हुए हो, या फिर वो तो फिर कोई मायने आज की डेट में शायद रखता नहीं है जी। तो फिर वो जो गाना बजाना था ठियोग में किस तरह का होता है, शिमला के इलाके में किस तरह का रहता है, और कैसे वो बचपन का माहौल था आपका गाने बजाने का? ये सवाल मेरी ज़िंदगी का इतना अहम सवाल है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी एजुकेशन आज अच्छे स्तर पर आ पहुँची है, तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारे रीति रिवाज रहे हैं गांव में, और एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है सिर्फ गांव की महफिलें। अच्छा, गांव की महफिलें जो पूरे गांव का एक मात्र एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करती थी। इसके अलावा गांव में कुछ भी नया कोई ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रख सकें। तो सिर्फ लोकगीत गाए जाते थे। उस लोकगीत का हिस्सा बनने का जो मुझे मौका मिला, वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर रह गई। और शायद मुझे लगता है कि स्कूल्स में बाल सभा करवाते हैं, हर शनिवार को होती है मैक्सिमम स्कूल्स में। अब तो नहीं मुझे मालूम कि होती है कि नहीं, लेकिन उस दौरान काफ़ी ज़्यादा रहती थी। तो जहाँ पर स्कूल में पढ़ाई को करने का मन करता था, तो उसके पीछे वजह ये भी थी कि शनिवार आने वाला है और गाना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। तो जब गाकर लोग तालियां बजाते थे, तो तालियां ज़िंदगी का इतना बड़ा सम्मान लगती थी। और वही शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन को कंटिन्यू करने का भी वही माध्यम बने, और जीवन को एंटरटेनमेंट करने का या फिर अपने आप को बहुत सारी बुराइयों से दूर करने का भी एकमात्र सहारा मेरी वो बाल सभाएँ थी जो मैं स्कूल में किया करता था। रेडियो वगैरह होते थे? रेडियो, क्योंकि फ़ोन तो बहुत लेट आया है। फ़ोन तो खैर बाद में आया, लेकिन रेडियो भी मेरे घर में तो था नहीं। रेडियो मेरे घर में था नहीं। और मुझे लगता है कि पूरे गांव में टीवी उस टाइम, जैसे रामायण का दौर आजकल चला है राम का, उस टाइम रामायण चली थी, तो गांव में एक आधा कहीं टीवी हुआ करता था। तो बस वो कभी रामायण देखने के लिए होता था। और मुझे मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। वो पर्दे पे चलती हुई उस ट्रेन पर? ब्लैक एंड वाइट टीवी थे। अच्छा, टीवी भी उस टाइम पे थे? ब्लैक एंड वाइट टीवी थे। तो मुझे लगता है कि पहली बार अगर मैंने कहीं गाना सुना किसी सिंगर का, अच्छे सिंगर का, तो वो हिंदी गाना टीवी पे उन फिल्मों के माध्यम से सुना। और फिर मैं उस गाने को, बहुत छोटा था, मुझे लगता है कि जब मैं होश में अच्छी तरह से आया हूँ, तो मैंने अपने आप को टीवी के सामने पाया है। मेरे सामने टीवी था, मतलब बचपन से लेकर मुझे ये आदत थी। और गांव में मेरी मासी के घर में वो टीवी था। तो बस मैं वहीं पर अपने आप को मैंने उन टीवी के माध्यम से अपने अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा पाई कि टीवी का हिस्सा मुझे भी बनना है। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें, मेरी ज़िंदगी की जितनी भी घटनाएं घटी है, वो सिर्फ वजह वही है एंटरटेनमेंट का, जो एकमात्र वो टीवी था जो शायद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर गया। तो फिर आप टीवी देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, आप उस टीवी में खुद को देख रहे हैं उस टाइम पर कि एक टाइम आएगा जब मैं भी यहाँ पर हूँगा। गाने किस तरह के चलते थे जो लोकगीत आप बोल रहे हैं? लोकगीत बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे।
उन दिनों जो हमारी संस्कृति के जो सच में परिचायक रहे हैं, आज तो कलाकार भी संस्कृति की बात करते हैं, हालांकि उनका वास्तव में लेना देना नहीं है। तो उस टाइम सच में कल्चर्ड महफिल हुआ करती थी। जो भी गाने थे उसमें हिंदी का लफ्ज़ भी बड़ा कम आता था, बड़ी ट्रेडिशनल वो गीत हुआ करते थे। और उन महफिलों को हमारे जो बड़े भाई लोग थे वो उसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन हम पीछे बैठ के पूरी रात ये वेट करते रहते थे कि कब जाकर ढोलक खंजर हमारे सामने थोड़ी देर के लिए पड़ी मिले तो हमें भी मौका मिले गाने का। तो इस इंतज़ार में पूरी रात गुजर जाती थी जब कभी कोई फंक्शन होता था गांव में। तो जैसे ही वो मौका मिलता था हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर बस अपने अपने गाने फटाफट गा देते थे, इससे पहले कि बड़े भाई आ जाए और फिर हम आपका मौका छूट जाए, इससे अच्छा हम पूरा करें उसको। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, अभी तक कहानी यहाँ पर चली हुई है कि अभी तक झाल्टा सर बच्चे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि मैं स्कूल इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे हर सैटरडे को गाना गाने को मिल रहा है। मैं हर मौके पे चौका मारना चाहता हूँ। जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो ढोलकी और चिमटा, हम लोग चिमटा कहते हैं उसे, उसी को आप हाँ खंजरी भी होती है। खंजरी, अच्छा, वो बजाने का मौका मिल जाए तो अभी यहाँ पर चला हुआ है। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है फिर आगे? कब तक चला ये सिलसिला? ये सिलसिला मेरा जो देखो बचपन मेरा मेरे गांव तक ही रहा है, मतलब स्कूल, प्राइमरी स्कूल गांव में था। तो एक आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने आप को अगर आज मौका मिला है तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जब आपसे मुझे आपके चैनल के माध्यम से अपने आप को एडवर्टाइज़ करने का मौका मिला है। तो डेफिनेटली एक माइंड में बात थी कि जब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कुछ और तरीके से बताऊं। और वो तरीका क्या रहेगा कि जैसे मैंने शायद आपसे भी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि मैंने अपने जीवन को लेकर अपने हर एक लाइफ के जो मेरे बीते हुए, जैसे मान लो स्कूल्स टाइम रहा है, स्कूल के बाद मिडिल स्कूल तक पहुंचता हूं, फिर कॉलेज आता है, बाद में फिर यूनिवर्सिटी आती है, ये मेरा सफ़र है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बीच बीच में बात के साथ उसको मैं गा कर भी वैसे मैं बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो किया हमारी प्राइमरी लाइफ को। तो मैंने कुछ लिखा है मेरे जीवन के बारे में, और इसकी प्रेरणा जो गीत मैं आप सभी के बीच एक किश्तों में गाऊंगा, मतलब एक एक अंतरा हम बातचीत भी करते रहेंगे और मैं गाता भी रहूँगा, उस अंतरे को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस गाने की प्रेरणा मुझे मेरे एक टीचर से मिली। कभी गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने किसी जो मेरे स्कूल्स के टीचर रहे हैं, मैंने फ़ोन किया तो वो बहुत ज़्यादा, वो हमारे टीचर्स में मेरी ज़िंदगी के जितने भी मेरे गुरु रहे हैं स्कूल लेवल से लेकर, वो सबसे ख़तरनाक थे, उनसे डर लगता था। तो लेकिन वो उन दिनों ज़्यादा डर लगता था, अभी भी डर तो है लेकिन वो एक सम्मानजनक डर जिसको हम कहेंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया ये जानकर, और मैं कितना गलत था कि मैं जिस गुरु को बहुत ज़्यादा भयानक समझता था कि वो बहुत मारते भी थे और डांटते भी थे लेकिन शांत भी थे, तो उनके बारे में जो गलतफहमी मैंने पाली थी जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, ये पिछले 2-3 साल पहले की बात है, जब मैंने उनसे बात करी गुरु पूर्णिमा के विश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, लेकिन मुझे अगर कोई याद है तो सिर्फ तू याद है। और वो क्यों? उसके पीछे रीज़न शायद ये भी है कि क्लास में उतना अच्छा नहीं था, क्लास में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता था, मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन शरारती थे क्या आप? शरारती भी नहीं था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबल ज़िंदगी रही है मेरी, एक रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एक उम्र के हिसाब से बच्चे शरारतें भी करते हैं, खेलते भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं करता था। लेकिन बावजूद उसके मुझे एक बात का एहसास बचपन से था कि मेरी फैमिली किस तरह से सर्वाइव करती है, मेरी फैमिली में पैसे कहाँ से आते हैं, और जो दूसरे लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं वो कैसे जीते हैं, उनके पीछे क्या क्या कारण है। तो जो भी छोटा मोटा उस
थिंक के हिसाब से या उस औकात के हिसाब से जो मैं चेंज ला सकता था, मतलब मैं यही कि अगर घर का काम करना है तो ईमानदारी के साथ करूँगा। अगर मान लो घर में खाना ख़त्म हो रहा है तो हम घराट में पीसने जाते थे, तो मुझे ये कि इससे पहले कोई और जाएगा, मैं ही चला जाऊंगा। मतलब इस तरह की भावनाएं अपने परिवार के प्रति मुझ में पहले से थी। तो शायद मुझे ये लगता है कि शायद इन कामों के प्रति जो मेरा डिवोशन था वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी नहीं हो पाता था, थक भी जाते थे, फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, शायद ये भी वजह रही। तो मेरा ये मानना कि उन गुरु के प्रति जो मेरे इमोशंस थे, उस दिन वो गलतफहमी दूर होती है जब उन्होंने मुझसे कहा कि मदन, जब मैं तुम्हारे गाने सुनता हूँ, अच्छा, जब मैं तुम्हारे गाने सुनता हूँ तो मुझे ये लगता है कि, और मुझे जब ये मालूम पड़ता है कि आज तूने पीएचडी कर ली है, इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूँ तो और ये बात जब वो थोड़ा सा इमोशनली होकर कहते हैं, थोड़ा सा उनकी आंखों से आंसू आते हैं, इतना सख्त कैरेक्टर का व्यक्ति और इतना मुलायम और इतना इमोशनली कैसे हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन ऐसा लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं कि जिनकी वजह से, जो मुझे आज देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं। उसी दिन मैंने उनसे सिर्फ मतलब बिना सोचे समझे ये बात कह डाली कि जिस टीवी का हिस्सा मैं बना हूँ, एक दिन मैं ज़रूर ऐसा कोई गाना लिखूँगा कि जिसमें मेरे सभी गुरु शामिल रहेंगे मेरी पूरी ज़िंदगी की यात्रा में। तो जो भी मैंने लिखा, जो भी मैंने कंपोज़ किया, या जो भी मैंने गाना, अभी मैं वो लिख ही रहा हूँ, मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने लिखा है वो सिर्फ उन गुरु की एक उस माहौल को देखकर जैसे ही फ़ोन करता है, उनसे फ़ोन पे मैं बात कर रहा था, वैसे ही जाकर मैंने अपना हारमोनियम निकाला और मैंने अपना गाना लिखना शुरू किया। तो ये इस गाने के पीछे का इतिहास है कि जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। मेरी आवाज़ पे मत जाना, आई एम वेरी सॉरी कि काफ़ी समय से मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं नहीं अच्छा गा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे शब्द मेरी ईमानदारी की सबूत हैं। और हर व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी होती है, उसको अधिकार है अपने आप में अपने आप को ईमानदारी के साथ शेयर करने का। तो आप सभी के बीच मेरा कुछ जो प्राइमरी लेवल की हमारी डिस्कशन हुई है, मेरे इस जीवन का जो मेरा प्राथमिक लेवल है, मेरा प्राथमिक स्तर है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा गाकर सुनाऊं मैं सबको मेरी कहानी, बचपन से लेकर अब तक मेरी जुबानी। आओ सुनाऊं मैं सबको मेरी कहानी, बचपन से लेकर अब तक मेरी जुबानी। थोड़ा हंस हंस के, थोड़ा रो रो के, थोड़ा हंस हंस के, थोड़ा रो रो के, जीवन की हर एक बात बतानी। आओ सुनाऊं मैं सबको मेरी कहानी, बचपन से लेकर अब तक मेरी जुबानी। पहला नाम उन माँ बाप का जिन्होंने जन्म दिया, गरीबी के उस दौर में मेरा पालन जिसने किया। पहला नाम उन माँ बाप का जिन्होंने जन्म दिया, गरीबी के उस दौर में मेरा पालन जिसने किया। नमन मेरा उन गुरुओं को जो पहला पाठ पढ़ा गए, शिक्षा के उस मंदिर में मेरा जीवन संवार गए। नमन मेरा उन गुरुओं को जो पहला पाठ पढ़ा गए, शिक्षा के उस मंदिर में मेरा जीवन संवार गए। भूलों
कभी ना मैं आपकी वो मेहरबानी, बचपन से लेकर अब तक मेरी कहानी। बहुत खूब। और अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सर आपको हर जगह ऐसे ही मिलेंगे कि जो भी पीछे जिस भी इंसान ने इस जर्नी में साथ दिया है वहाँ पर ज़रूर उसे क्रेडिट देना नहीं भूलते हैं, उसे याद करना नहीं भूलते हैं। और इसमें भी आपने अपने माँ बाप को और अपने गुरुओं को क्रेडिट दिया है, और शायद सर अभी आप इसे आगे भी बनाने की तैयारी में हैं। ये मेरी सिर्फ प्राइमरी लाइफ है, क्योंकि जब भी मैं कोई गाना लिखता हूँ, मैं काफ़ी गाने लिख चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई गाना लिखता हूँ तो उसकी मूवी मेरे सामने रहती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब भी मैं होश में आया था तो मैं टीवी के सामने था। तो मेरा स्क्रिप्ट और मेरा वो जो फिल्म का जो हिस्सा है वो हमेशा मेरे सामने रहा है, क्योंकि ये तो बात गुरु की है मेरे जीवन का, जो बहुत सबके जीवन में गुरु एक अहम हिस्सा, अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन ये तो सपना ही गुरु का है, ये मेरी कमिटमेंट है मेरे गुरुओं के साथ। तो अब तक जो गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो मेरी जो बचपन की कुछ बातें जो मेरे माँ बाप से जुड़ी हैं, और या फिर मेरे घर पर परिवार से जुड़ी हैं, और दूसरा जो मेरे गुरु रहे हैं प्राइमरी में उनसे जुड़ी है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा, उसके बाद मेरा जो मिडिल क्लास का जो सफ़र शुरू होता है, तो वो स्कूल गांव से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था, कि 2 घंटे हमें वहाँ जाना होता था। पैदल जाना पड़ता था? पैदल जाना होता था। अच्छा, 2 घंटे सुबह पैदल जाना है और 2 घंटे शाम को पैदल आना है? शाम को पैदल आना है। तो उस टाइम तो गांव में कोई रोड था भी नहीं, तो बहुत काफ़ी बच्चे गांव के थे जो वहाँ पढ़ने जाते थे। तो 6th से लेकर 8th क्लास तक का जो स्कूल है मेरा, वो मेरे गाँव से दूर था। और फिर 8th के बाद क्या हुआ? 8th के बाद का सफ़र तो मेरा और भी लंबा हो गया था। 3.5 घंटे लगते थे। 7:30 बजे हम लोग निकलते थे, 7:30, 8:30, 9:30, कई बार 10, 10:15 तक पहुंच जाते थे। तो काफ़ी लंबा सफ़र था। 7 बजे कई बार निकलना पड़ता था, इतना दूर हम पैदल जाते थे। तो 10th के बाद फिर आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी अपनी? 10th के बाद स्ट्रीम तो मेरा आर्ट्स ही रहा है, लेकिन फिर एक स्कूल और बदला, फिर वो थोड़ा और दूर था। अच्छा। +1-2 का जो स्कूल है वो थोड़ा और दूर था, वो मार्केट में पड़ता था, और वहाँ के लिए तो ये था कि आधे रास्ते तक वो काफ़ी नीचे उतरना पड़ता था गांव से, तो चढ़ाई चढ़ना पड़ती थी, फिर जाकर कहीं बस मिलती थी, और वो भी कभी कभी मिलती थी। तो मुझे लगता है कि वो टोटल सफ़र 7 किलोमीटर का है। 7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर का वो सफ़र था, तो जो कि +1-2 में सफ़र हमने तय किया। अच्छा, फिर उस टाइम तक म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट ज़िंदगी में आ गया था? नहीं था, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बाल सभाएँ थी। अच्छा। जो मेरा सब्जेक्ट थी और जो मुझे पढ़ाई के साथ जुड़े रखती थी। तो +2 तक अभी सिर्फ वो शौक ही है कि भाई हाँ अभी जो बाल सभाएँ होगी उसमें गाऊंगा, कभी कहीं पर मौका मिल जाएगा उसमें गाऊंगा। फिर कॉलेज टाइम में क्या हुआ? हाँ, इस टाइम एक बात मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनी, और जो शायद मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर गई। मेरे कज़न ब्रदर वो से बड़े हैं, और वो शिमला आ गए थे। अच्छा। वो शिमला पढ़ाई करने आए थे, और कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया था। तो उन दिनों में शायद मुझे लगता है कि 9th 10th के आसपास था मैं। तो फिर रेडियो आ गया था, बहुत ज़िद के साथ कि नहीं, टेप रिकॉर्ड था। तो क्योंकि बच्चे होमवर्क करते थे, तो मैं क्या करता था कि CDs चलती थी उन दिनों, कैसेट्स। अच्छा, तो ये कॉलेज टाइम की बात? नहीं, स्कूल टाइम की बात, 9th 10th की बात। 9th 10th जिस स्कूल से मेरा हुआ था, वहाँ पर मैंने हिंदी गाना पहली बार गाया था, और मुझे बहुत तारीफ़ मिली थी। और वो क्योंकि गांव से बहुत दूर था वो स्कूल, इस वजह से मुझे मेरी बाल सभा में उस स्कूल का मैं बहुत रिस्पेक्टिव एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। अच्छा। तो स्टार था, तो टीचर्स भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, और
जो मेरे क्लासमेट्स थे, जिसके पास भी कोई भी सीडी पड़ी होती थी, कैसेट पड़ी होती थी, तो कैसेट मुझे दे देते थे। तो साजन मूवी आई थी उन दिनों, साजन मूवी की कैसेट के सारे गाने मैंने लिखे, तो काफ़ी गाने लिखे मैंने, हिंदी गाने। तो मेरा होमवर्क ही होता था। 2 साल मैंने 9th 10th में कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, सिर्फ गाने पे ज़्यादा वो होता था कि गाना लिखता रहता था, और जैसे कैसे पास हो गया था। अच्छा, फिर कॉलेज कहाँ पर हुआ? कॉलेज मेरा ठीक से हुआ, लेकिन एक मैंने कहा कि मैंने बीच में आपको मैं गाकर वो ज़िंदगी आपको मैं, जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मिडिल स्कूल में टीचर बहुत मारते थे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा डफर रहा हूँ। लेकिन 8th में अच्छे नंबर आए थे, पास हुए थे हम लोग। लेकिन एक बार 8th में फ़ेल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी स्कूल में। अच्छा, तो फेल होने पर मार पड़ती थी? फेल होने पे तो मार पड़ती थी, लेकिन क्लास में वैसे भी मार पड़ती थी। तो मैंने उसके बारे में भी कुछ लिखा था, मैं आपको थोड़ा गा कर बताता हूँ। बदल रहा था बचपन का वो दौर मेरा, बदल रहा था बचपन का वो दौर मेरा। गुरुओं के चरणों में था कोरा सा जीवन मेरा, गुरुओं के चरणों में था कोरा सा जीवन मेरा। डंडों की चोट में था गुरुओं का प्यार वो, डंडों की चोट में था गुरुओं का प्यार वो। आया समझ बाद में मेरा जीवन सुधार दिया, भूलूं कभी ना मैं आपकी वो मेहरबानी। बचपन से लेकर अब तक मेरी कहानी, आओ सुनाऊं मैं सबको मेरी कहानी। बचपन से लेकर अब तक मेरी जुबानी। शायद ज़माना चेंज हो गया है। एक टाइम पर डंडे मारना भी होता था स्कूल में, और खाना भी हंसी खुशी खा लेते थे, और आज आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब शायद बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब शायद इतना डंडा खाना, डंडा मारना इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। फिर आपके कॉलेज और उसके बाद म्यूज़िक की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मेरा जो म्यूज़िकल सफ़र है, मैंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बाल सभा का हिस्सा मैं +2 तक बना रहा। लेकिन उसके बाद ये रहता है कि मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट ईयर में म्यूज़िक आया है। तो पहली बार कॉलेज में आकर मैंने म्यूज़िक जो अपनी एज अ सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई करी है। तो बस कॉलेज में 3 साल म्यूज़िक की पढ़ाई करने के बाद अच्छे नंबर आ गए थे, ठीक नंबर आ गए थे। उसके बावजूद क्योंकि म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, और वहाँ पर भी ये रहा कि ज़्यादा बच्चे थे नहीं, और 3 लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, जिसमें कि 2 फेल हो गए थे, मैं पास हो गया था। अच्छा, तो सेकंड ईयर अब टाइम चेंज हो गया है। जी बिल्कुल। अब बाकी फेल हो रहे हैं, आप पास हो रहे हैं। अब मैं पास हो रहा हूँ। अच्छा, तो सेकंड ईयर में भी अकेला था, फाइनल ईयर में भी अकेला था, इसलिए फर्स्ट भी आया। ओह अच्छा, बात ये थी। लेकिन म्यूज़िक का मेरी ज़िंदगी में आना एज अ सब्जेक्ट मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही चेंज कर गया। और मैं सच कहूँ आपसे तो कि जिस विषय के प्रति हमारा शौक़ रहता है, वो विषय हमें जीवन देता है, वो हमें ज़िंदगी देता है। मेरा जितना भी इतिहास मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत ऐसे गांव से बिलोंग करना कि जो शायद जहाँ पर ना एजुकेशन का कोई ज़्यादा अच्छा स्तर रहा है, ना फाइनेंशियली हम लोग इतने अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी में जो चेंज आया वो सिर्फ और उस दिन का वो फ़ैसला कि जब मैं म्यूज़िक में आया। तो ज़िंदगी में आपने जो शौक़ पाला है, वो शौक़ अगर आपकी ज़िंदगी का आपका जो बोलते हैं कि आपका जो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है। तो शायद मैं इतना अच्छा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि 3 सालों कॉलेज के मुझे इतने नंबर दे गए कि मेरा MA में मेरा एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और
यहाँ पर जो मुझे गुरु मिले परम आदरणीय प्रोफेसर आर एस शांडिल जी, जिन्होंने मुझे मतलब अपने बच्चे की तरह एजुकेट किया। क्लास में तो वो मुझे पढ़ाते ही थे, लेकिन उनको जब मेरा शौक़, जिसको बोलते हैं ना अंधा शौक़, मुझे कुछ भी नहीं आता था संगीत का, स्टार में उससे पहले था स्कूल में ठीक ठाक लेकिन जब सच में संगीत की सही शिक्षा मुझे पता चली तो मैं बहुत बेगी बिल्ली की तरह कि नहीं ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट हैं, तो लेकिन ईमानदारी थी तो गुरु ने मुझे अपनाया और आज तक मैं उनके सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में आज तक मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, म्यूज़िक सीख रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा MA उनके पास रहा, MPhil PhD मैंने उन्हीं के अंडर करा। तो मतलब पहले जो स्टारडम था वो सिर्फ कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाता अच्छे हो, इसकी वजह से हो रहा था, लेकिन अब आपने कॉलेज में म्यूज़िक सीखना शुरू किया था और उसके बाद आपको आर एस शांडिल सर मिले जी, जिनके सानिध्य में आपने सब कुछ किया और उसके बाद फिर ये सब कुछ कहानी होना शुरू हुई। तो अब आपको यहाँ पर, क्योंकि आपने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि आपको यहीं पर आके पता चला था कि स्टूडियो क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग क्या होती है, तो आपको पहली बार चांस कब मिला कि आपको रिकॉर्ड भी किया जा रहा था? ये 2009 की बात है। हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा जी है और उनका अपना स्टूडियो है टूटो में। तो जब मैं यहाँ पर फोक गाता था, यूथ फेस्टिवल में फोक गाया, प्राइज़ मिला, तो उन्हें लगा कि इस बच्चे को शौक भी है, गाता भी ठीक ठीक है, तो क्यों ना एक बार स्टूडियो ले जाऊँ। तो 2009 में पहली बार मुझे स्टूडियो वो लेकर गए थे और मैंने स्टूडियो में पहली बार गाना गाया था 2009 में। तो रिलीज़ जो आपको हुआ था वो 2012 में पहले हुआ था? वो हुआ यूँ कि 2009 में जो मैंने एल्बम बनाई थी, बल्कि उसका पोस्टर मैंने यहाँ डिपार्टमेंट में चिपकाया भी था, जिसका मैंने टाइटल दिया था सिर्फ तुम। अच्छा। उन दिनों सिर्फ तुम मूवी के गाने मुझे बहुत पसंद थे, तो मुझे लगा कि सिर्फ तुम टाइटल ऑफ द सॉन्ग मैं रखता हूँ, एल्बम का नाम भी मैंने ये दिया था। तो बल्कि उसका वीडियो भी शूट किया था, लेकिन वो शूट क्या हुआ कि फिर उसकी सीरीज़ बननी थी, पैसे थे नहीं, तो सर जितना काम अपने लेवल पे कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं निकल पाया था। अच्छा। तो ये मेरी बदकिस्मती थी, लेकिन जो भी था ठीक था, जो भी हुआ। 2012 में पहली बार जो मेरा अपना एल्बम आता है संगम के नाम से, वो मैंने उसी स्टूडियो में दोबारा गाया। और क्योंकि उसके बाद PhD में मैं आ गया था 2011 में, तो मेरा फेलोशिप था, तो फेलोशिप था, इस वजह से पैसे आ गए थे और फिर सारी चीज़ें मेरी बदलना शुरू हो गई थी, फाइनेंशियली भी थोड़ा चेंज आ गए थे और फिर मुझे एल्बम को निकालने का मौका मिला। अच्छा सर, एक बात जाननी थी आपसे कि जब तक ऐसे ही गाने को गाया जाता है तब तक तो अच्छा लगता है कि गा रहे हैं हम, लेकिन जब आपको यहाँ पर आके पता चलता है कि दिन में एक ही बार, पता नहीं उत्साह को कितनी बार गाना पड़ता है, रे कितनी बार करना पड़ता है, वो जो आपका रियाज है वो पता नहीं कितने घंटों तक चलता है, हम और ख़ासकर आज के टाइम में जहाँ पर आज अगर कहीं पे शास्त्रीय संगीत लग जाता है तो हम उसे सुनने से बचते हैं। आप कह रहे हैं कि अब मुझे और मज़ा आने लगा था, क्या था वो? बेसिकली क्या है कि जड़ जो है ना, अगर आप रूट में पहुंच जाते हैं किसी चीज़ की, तो आप उसकी पूरी पेड़ की कदर करते हो, आप उसके संघर्ष को जानते हो। तो पहले जब मैं बिना म्यूज़िक सीखे था तो अपने आप को मैं बहुत अलग तरह का कैरेक्टर समझता था, लेकिन जब मैं बेसिक, जो म्यूज़िक का बेसिक है, जब मैं उसकी बेस पे पहुंचा हूँ तो मुझे मेरी औकात पता चलती है कि मुझे सच में कुछ नहीं आता है। अब जब मैंने उसको गाना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया, उस सीखने के चक्कर में 15-20 साल लग गए, तो मुझे लगा कि सच में ये बहुत मुश्किल है। और शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो सच में आधार है जो हमें हमारे वॉइस कल्चर को ठीक करता है, हमें गाने की सेंस पैदा करता है, एक गाने की लाइन को हम कई तरह से गाने के काबिल बनते हैं। कॉपी पेस्ट वाला काम हम नहीं करते हैं। जो सीखा हुआ व्यक्ति होगा वो कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, वो अपनी रूह और अपनी रागदारी के हिसाब से गाएगा। वो उस गाने को जो वो गाना गाएगा उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वो बता सकता है कि इसमें कौन कौन से स्वर यूज़ हो रहे हैं। तो जब आप किसी गाने को डिफ़ाइन करने की सूझबूझ आप में आ जाती है तो ना आपको डर रहता है आम जनता का कि वो क्या कहेगी, क्योंकि आप उसको
उसकी बेसिक बात जानते हैं, आप उसका आधार जानते हो। आधार जानते हैं जी। ठीक है, तो 2012 में पहला गाना आपका रिलीज़ हुआ और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने कवालियाँ गाई है। अभी तक 2024 तक आपने अभी तक कितने गाने गा लिए होंगे? मैं सच कहूँ ईमानदारी के साथ ये मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं इतना लगभग 100+ सॉन्ग्स मैंने गाए हैं। 100+ सॉन्ग्स। जी, क्योंकि 2018 में तो यूट्यूब चैनल पे पहली बार मेरा गाना आया था, वो पहाड़ी कव्वाली के नाम से, और फिर मालारे गाना मेरे अपने चैनल पे आया था। ये दोनों गाने मेरे अपने चैनल से शुरू किए। मैंने 2018 में अपना चैनल शुरू किया था। उससे पहले मेरे एल्बम्स संगम, बंधन, मंथन, ये 3 एल्बम्स मेरी आ चुकी थी, जिसमें मैंने काफ़ी गाने गा चुका था। मैं लगभग 10-10 गाने उन दिन हुआ करते थे, लेकिन उसमें मैंने गीत मालाएँ गाई थी। एक ऐसा ट्रैक जो एक गाने के बाद दूसरा गाना, दूसरे गाने के बाद सिर्फ स्थाई गाने के बाद, तो 10-15 गानों का एक वो ट्रैक, वो एक गीत माला का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने शुरू किया था। ओके। जो बाद में नॉन स्टॉप ऐसा सा बनता रहा। तो इस तरह से इसमें सैकड़ों प्लस गाने हैं जो मुझे याद भी नहीं है कि तो दोस्तों, अभी तक की जो जर्नी थी इसमें हमने सर की लाइफ को कवर किया हुआ है, और अब हम इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे उन लोगों की जो कि अपना फ्यूचर देखते हैं म्यूज़िक में, और दूसरी हम बात करेंगे कि प्रोफेशनली कैसा है ये फील्ड म्यूज़िक की। तो आप इंतज़ार कीजिए सेकंड पार्ट का, हम आपसे जल्द मिलेंगे।